स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय नारायणपुर प्रीतमपुर हीरापुर अंबेडकर नगर अपने डीएलएड के समस्त स्टूडेंट का स्वागत करता है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय नारायणपुर प्रीतमपुर हीरापुर अंबेडकर नगर की ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी डीएलएड के स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए, लास्ट क्लास में जो प्रीवियस क्लास हमारी थी उसमें हमने देखा था, हमने एक ब्रीफ डिस्कशन किया था शिक्षा के बारे में और शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है, मीन्स संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची में, इसके बारे में भी हमने जाना था। आज हम उससे थोड़ा सा आगे चलेंगे। आज हम जानेंगे शिक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, संविधान में उल्लिखित हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। हाँ, थोड़ा सा आप केयर करते रहिएगा और थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा। ये जो महामारी है इससे भी बचाव करते चलिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य ही धन है, हेल्थ इज वेल्थ कहा गया है। तो ठीक है, हम ज्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है शिक्षा से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद, और इस अनुच्छेद में हम केवल 5 अनुच्छेदों की बात करेंगे, जो 5 महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। बाकी की बात हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो जो इसमें फर्स्ट अनुच्छेद शिक्षा से संबंधित दिया गया है वो है अनुच्छेद 14। ये अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 ने विधि के समक्ष समानता का प्राविधान किया है। मतलब सबके लिए समान नियम और समान व्यवहार, मतलब कहने का मतलब है किसी को भी लिंग, वंश, जाति, धर्म, इन सब के नाम पे किसी से भी विभेद नहीं करना है, किसी में भी डिफरेंस नहीं देखना है, सबको समान सुविधाएं प्रदान करनी है, क्योंकि सारी चीजों के लिए सभी भारतीय नागरिकों को समान अधिकार है। तो ये रहा समता का अधिकार। और शिक्षा के संबंध में भी यही लागू होता है कि सभी भारतीय नागरिकों को शिक्षा का समान अधिकार है। ऐसा नहीं है कि कोई उच्च वर्ग का है तो शिक्षा ग्रहण कर सकता है, कोई निम्न वर्ग का है तो वो नहीं कर सकता है। ऐसी कोई भी प्रथा नहीं है। हो सकता है पहले रही हो, तो उन्हीं सारी कुरीतियों को दूर करने के लिए संविधान बना है अपना, और इस संविधान में विभिन्न प्रकार के प्राविधान किए गए हैं ताकि जो भी असमानताएं या जो भी गलत व्यवहार अब तक होता रहा उससे छुटकारा मिल सके और सभी लोग सामान्य जीवन व्यतीत कर सकें और सब अपने आप को फ्री महसूस करें, किसी भी दबाव में या किसी तरह की जो एक कह सकते हैं कि गलत मानसिकता नहीं रखनी है। तो यहाँ पे जो अनुच्छेद 14 ये विधि के समक्ष समानता को प्रदर्शित करता है। मीन्स शिक्षा पर सभी का समान अधिकार है। कोई भी व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर सकता है। आप उसे लिंग, जाति, धर्म, वंश, निवास स्थान, इन सब के नाम पे विभेद नहीं कर सकते हैं। जैसे हालांकि आप तो वो अलग की बात है कि फॉर्म भरते समय आपको उसमें कैटेगरी या और सारी चीजें दर्शानी पड़ती है, नहीं तो ये पूछना भी अपराध है कि आप किस जाति के हो, किस धर्म के हो। इंसान, क्योंकि संविधान मानव मात्र को वरीयता देता है, सभी लोग इंसान हैं। और मेरी भी यही सोच है, आपको भी ऐसी ही सोच रखनी चाहिए। और खास तौर से अगर आप एक शिक्षक हैं तो आपको कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। आने वाले समय में इन फ्यूचर आप एक अच्छे शिक्षक बनेंगे तो उस टाइम आपके अंदर ये क्वालिटी जरूर होना चाहिए कि धर्म, जाति, लिंग, वंश, निवास, क्षेत्र, इन सब के नाम पर आपको विभेद नहीं करना है। इन सब के नाम पे आपको पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं करना है। और ये हमारा संविधान भी कहता है। अनुच्छेद 16 कह रहा है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन मीन्स पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सभी को समान अवसर है, वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी वंश का हो, किसी भी धर्म का हो।
कहने का मतलब है कि कोई भी अगर एक वैकेंसी आती है तो उसमें सभी लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बस आप देखते होंगे कि उसमें एक सामान्य सी शर्त होती है कि वो भारत का नागरिक हो। अपने स्टेट में भी भर सकते हैं, अदर स्टेट में भी अप्लाई कर सकते हैं अगर वहां की स्टेट चाहे तो, क्योंकि ये स्टेट पर निर्भर करता है, राज्यों पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से अपने राज्य का विकास करना चाहते हैं। तो लोक नियोजन में भी अवसर की समानता दी गई। तीसरा जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 21A, जिसे अनुच्छेद 21 का के नाम से भी जाना जाता है। ये बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। जो आपका अनुच्छेद 21 है ये सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्राविधान करता है। मीन्स जो 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चे हैं उन्हें शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराता है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सी दुकानों पे एक छोटे से बच्चे को ग्लास धोते हुए देखा होगा, तो ये पूरी तरह से कानूनन अपराध है, बाल अपराध की कैटेगरी में आएगा। ये बच्चों से जो हम काम करवा रहे हैं, मतलब जब उनके पढ़ने की उम्र है, पढ़ाई की उम्र है, तब हम उनसे वर्क करा रहे हैं और ये चीज उचित नहीं है, बिल्कुल अनुचित है। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, जबकि आपको करना क्या चाहिए कि आप सक्षम हैं तो उस बच्चे को आपको विद्यालय भेजना चाहिए, सहयोग के रूप में पेंसिल कापियां उपलब्ध करानी चाहिए। वैसे भी सरकार तो सारी सुविधाएं दे ही रही है निःशुल्क और अनिवार्य करके। निःशुल्क से हमारा मतलब है किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है उनसे। आप देखते होंगे प्राइमरी लेवल पे जो स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं उनको बैग से लेके जूते मोजे कपड़े खाने किताबें कलम सारी की सारी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। तो निःशुल्क हुआ और अनिवार्य रूप से किया गया है। कभी कभी आपने देखा होगा कि सर्वे भी होता है आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा या ऐसे कुछ जो संगठन बनाए हैं सरकार ने, उनके द्वारा सर्वे भी किया जाता है कि आप जाके चेक करिए गांव गांव में कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जो स्कूल से वंचित है, शिक्षा से वंचित है। तो सरकार ने ये प्राविधान किया है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हों उन्हें अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। फिर अनुच्छेद 28 की बात करेंगे। अनुच्छेद 28 कहता है कि राज्य पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषेध। राज्य पोषित धार्मिक शिक्षण संस्थाओं में, अब देखो राज्य पोषित धार्मिक शिक्षण संस्थाओं में 3 या 4 प्रकार की शिक्षण संस्थाएं आती हैं। जैसे अब इसमें पहला तो होता है कि जैसे जो पूर्ण रूप से पोषित हों, पूर्ण पोषित शिक्षण संस्थाएं। और दूसरा इसमें आएगा कि एक जो मान्यता प्राप्त संस्थाएं, राज्यों से जिन्हें मान्यता प्राप्त हो गई है, और तीसरा इसमें आएगा राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्थाएं। और चौथा जो है वो है राज्य प्रशासित किंतु किसी धर्मस्थ या न्यास द्वारा संचालित।
तो इस प्रकार से आप देखोगे कि राज्य पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषेध किया गया है अनुच्छेद 28 के अंतर्गत। मतलब अनुच्छेद 28 में यह बताया गया है कि राज्य पोषित जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। मतलब किसी भी धर्म के बारे में शिक्षा नहीं दी जा सकती है। अब ये 4 प्रकार की संस्थाएं इसके अंतर्गत रखी गई हैं कि जो राज्य पोषित शिक्षण संस्थाएं हैं वो 4 प्रकार की आपकी हैं। पहला है पूर्ण पोषित शिक्षण संस्थाएं। पूर्ण पोषित मतलब जो पूरी तरह से सरकारी संस्थाएं हैं। पूरी तरह से सरकारी संस्थाएं जैसे आपने देखा होगा बहुत से शिक्षण संस्थान प्राइमरी से लेके और डिग्री लेवल तक या कॉलेज लेवल तक कह सकते हैं हम, तो वहां पे उस स्तर पे बिल्कुल भी आप धर्म के बारे में शिक्षा नहीं दे सकते हैं। इसको असंवैधानिक माना गया है। आप वहां पे धर्म का प्रचार नहीं कर सकते हैं। आपको केवल वहां पे जो शिक्षा उनके पाठ्यक्रम में रखी गई है उन्हीं के बारे में जानना है। ये तो रहा बात पूर्ण पोषित संस्थाओं के लिए। दूसरा है मान्यता प्राप्त संस्थाएं। आप देखते होंगे बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जिनको राज्य सरकार द्वारा मान्यता मिल गई है। उनको मान्यता मिल गई है कि हाँ आप विद्यालय चला सकते हैं, इसलिए विद्यालय चलाने के लिए आप सारी शर्तें पूरी करते हैं और हम इस चीज को स्वीकार करते हैं। मतलब राज्य सरकार कहती है कि हम इस चीज को स्वीकार करते हैं कि आप विद्यालय चलाने में सक्षम हैं, विद्यालय में शिक्षण कार्य कराने में सक्षम हैं। हम ये देख रहे हैं कि आप शिक्षण संबंधी जो भी शर्तें हैं उन सारी शर्तों को पूरा कर रहे हैं, इसलिए हम आपको मान्यता दे रहे हैं। तो मान्यता प्राप्त संस्थाएं